गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे थे एपी, जीपी, एचपी। तो हम इसमें से एपी के बारे में जान चुके, जीपी के बारे में भी बात कर चुके, है ना। और हम करते करते हम यहां तक आ गए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए थे, परिमित सम तक, योग करने तक। समांतर श्रेणी का भी योग होता है, उसका फॉर्मूला भी होता है n/2 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो लगता है समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में लगता है a r की पावर n-1 बटा r-1। a प्रथम पद, r सार्वनुपात, n पदों की संख्या। a फर्स्ट टर्म, r आपका कॉमन रेशियो, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद है। सारे मान रखो, जितने पदों का योग निकालना है उतना निकाल लो। पहले इसी फॉर्मूले के ऊपर एक सवाल ट्राई करते हैं, किया भी था हमने, और एक और ट्राई करते हैं। ये आपकी श्रेणी है, इसके 5 पदों का जोड़ बताइए, 5 पदों का योग बताइए। सम ऑफ 5 टर्म्स, यानी S5 ज्ञात करो। S5 जो है वो ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको देखना, देखो इसमें ये ना ये लिखा हुआ है कि ये एपी है, ना ये लिखा हुआ है जीपी है। तो जब ये नहीं लिखा हुआ तो सबसे पहले तो आप पता करो कि एपी है जीपी है ना। सबसे पहले, क्योंकि एपी का अपना फॉर्मूला है, जीपी का अपना फॉर्मूला है। अब एपी वाला जीपी में नहीं लिख सकता, जीपी वाला एपी में नहीं लिख सकता। तो पहले चेक करो कि कौन सी है ये, है ना। तो ये हो गया 3 प्लस 8 और एक 9, 9/2 प्लस 24 और 3, 27/4 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? घटा के देखो, पता लग जाएगा। पहले एपी को चेक कर लो, क्या ये एपी है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ और हमें पता है एपी या जीपी में से कुछ तो होगा। तो ये अगर मैं घटाऊं तो 6, ये आ जाता है 3/2। इन दो का डिफरेंस आ गया 3/2। इन दो का डिफरेंस आ जाएगा लघुत्तम 4, और ये हो जाएगा 18, 9/4। नहीं, एपी तो नहीं है, एपी तो नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर नहीं है मतलब एपी नहीं है। अच्छा, दूसरा, फिर एपी नहीं है, जीपी ट्राई करो। जीपी में भाग दे के देखो, रेशियो निकालो। अगर रेशियो बराबर आता है, अगर अनुपात बराबर आता है तो गुणोत्तर श्रेणी है। तो पहले दो पदों का अनुपात 9/2/3 काटा, 3/2 आया। फिर अगले दो पदों का अनुपात 27/4 में 9/2 का भाग दिया, 4 से 2 कट गया, 27 से ये कट गया, 3/2 बराबर आ रहा है। अनुपात बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है। पहले एक छोटा चेक ये जरूर मान लेना कि भैया है कौन सी, है ना। एक छोटा चेक जरूर मान लेना कि कौन सी है। उसके बाद में आ जाते हैं योग निकालने के लिए, हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 बटा r-1। n का मान 5, ए का मान, प्रथम पद ए का मान 3, सवाल से ले लो। ए का मान कितना, 3। आर का मान कितना है, 3/2। कितने पदों का जोड़ करना है, 5। मान रख दो, ए का मान 3, आर का मान 3/2 की पावर 5 माइनस 1। तीन 9, 27, 81, 243/32।
39 सही 9/16। सही है, क्लियर। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं अनंत सम के ऊपर। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी के अंदर अनंत पदों का योग होता है, समांतर श्रेणी में अनंत पदों का योग नहीं होता। पहले तो अनंत योग होता क्या है? ऐसी कोई श्रेणी जो अनंत तक जाती है उसे अनंत श्रेणी कहते हैं। अनंत तक चलने वाली मतलब चलती रहे चलती रहे, कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसको हम अनंत श्रेणी कहते हैं। जैसे पहला पद आ गया, फिर उसके बाद दूसरा पद आ गया, फिर उसके बाद तीसरा पद आ गया, फिर चौथा पद आ गया, और पद कभी खत्म ना हो। ऐसा नहीं कोई लास्ट नंबर का कोई पद आए, लास्ट नंबर में कुछ नहीं आए, बस सो एंड ऑन एंड ऑन चलती रहे, अनंत तक चलती रहे, इसका नाम होता है अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी जो अनंत तक जाती है, जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, जिसमें अब अनंत श्रेणियां दो प्रकार की हो सकती है। यहां पर हमारे हिसाब से यहां पे दो प्रकार की अनंत श्रेणियां, समांतर अनंत श्रेणी, गुणोत्तर अनंत श्रेणी। समांतर गुणोत्तर है ना, और भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ हमारे कोर्स के हिसाब से समांतर अनंत श्रेणी या इनफाइनाइट एपी, समांतर अनंत श्रेणी, गुणोत्तर अनंत श्रेणी, ऐसी श्रेणी जो समांतर हो, अनंत तक जाती हो, ए प्लस डी। अब ये देखो, ये समांतर श्रेणी है और ये लगातार चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे और चलती रहे, तो ये हो गया इनफाइनाइट एपी। फिर हुआ इनफाइनाइट जीपी। अब यहां पे एक जबरदस्त बात यह है कि अगर कोई श्रेणी जीपी है, इनफाइनाइट है और जीपी है, तो उसका जोड़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई समांतर श्रेणी अनंत है, अगर कोई समांतर श्रेणी है और वो अनंत है, और अगर आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए बिल्कुल भी मत, क्योंकि उसका जोड़ अनंत आएगा, जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई समांतर श्रेणी, ध्यान से सुनो, अगर कोई समांतर श्रेणी है और वो अनंत तक जा रही है और आप उसका योग करना चाहते हैं, उसके अनंत पदों को जोड़ना चाहते हैं कि टोटल जोड़ कितना आएगा, तो भैया मत निकालो, बेकार है, समय बर्बादी है, निकालोगे अनंत ही आएगा। इसीलिए अनंत समांतर श्रेणियों का जोड़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कि करने का कोई फायदा ही नहीं है, इनका जोड़ हमेशा अनंत आता है। अगर कोई समांतर श्रेणी है और वो अनंत तक जा रही है तो जोड़ करना बेवकूफी है, करते जाइए, कोई फायदा नहीं होगा, वो अनंत तक ही जाएगा। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में कमाल होता है, गुणोत्तर श्रेणी में कमाल होता है। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे ये कमाल है। अगर गुणोत्तर श्रेणी में, अगर आपकी अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और आपका जो सार्वनुपात है वो -1 से लेकर +1 के बीच में है, तो उसका योग होगा और एक नंबर भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इनके अलावा कोई आर का मान है, तो फिर जोड़ मत करिए, कोई फायदा नहीं है, अनंत आएगा। अनंत आएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी में ये विशेषता है कि गुणोत्तर श्रेणी में भी अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक जा रही है और उसके आर का मान, जो सार्व अनुपात है, कॉमन रेशियो है, उसका मान -1 से +1 के बीच में आता है, तो ही अनंत श्रेणी का योग हो सकता है। पहली बात तो अनंत श्रेणी में एपी का तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने देखा पूरे एपी में कहीं भी अनंत श्रेणी की बात ही नहीं की हमने, क्योंकि
होता ही नहीं है तो फिर बात करने का क्या फायदा, इसलिए उसमें बात ही नहीं हुई, इसलिए उस पर बात ही नहीं, जो है ही नहीं तो उसका करने का बात करने का क्या फायदा, तो हटा दिया। गुणोत्तर श्रेणी में भी अनंत श्रेणी अगर होती है तो अगर r का मान -1 और +1 के बीच का है तो उसका योग हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन कि अगर r का मान -1 से लेकर +1 के बीच में है, r का मान -1 से +1 के बीच में है, पहली बात तो वो अनंत हो, गुणोत्तर श्रेणी हो और वो भी अनंत की हो, तो उसका r का मान -1 से +1 के बीच में आया तो उसका योग हो सकता है। लेकिन अगर r का मान इसके अलावा कुछ हुआ तो फिर योग करने का कोई मतलब नहीं है, योग का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा मतलब अनंत आएगा, फिर क्या मतलब हो, फिर जोड़ने का क्या मतलब है जब जोड़ अनंत आए तो ये इसका सेंस है। ठीक है, आओ इसे यूज करते हैं। इसको काम में कैसे लिया जाता है, पहले तो एक इस सवाल को करें उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8। अब ये देखो ये अनंत तक चल रहा है, चल रहा है, ये आपका अनंत तक जा रहा है। ये गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है, चेक कर सकते हो, अनंत तक चलती जाएगी, जीपी है प्लस अनंत है, अनंत तक जाने वाली जीपी है ना, इनफाइनाइट तक जा रही है, जीपी है इनफाइनाइट तक जा रही है। अब आप यहाँ पे आर का मान चेक करेंगे कि आर का मान कितना हुआ, आर का मान सही है, आर का मान 1/2 है, यानी जोड़ हो सकता है। a/1 -r 2, ये 2 आ गया, तो जोड़ आ गया 2। आपको एक बात बताऊं, एक यहाँ पे एक बात बताने लायक है कि ये जो है ना, ये जोड़ आपको साधारण लग रहा होगा, ये साधारण नहीं है, ये रोंगटे खड़े कर देता है। ये इंसानी ताकत को समझाता है कि इंसान के अंदर कितनी ताकत है, कितना बुद्धिजीवी है हम लोग, हम कितने शानदार हैं, हम कितने अल्टीमेट हैं, हम कितने औसम आदमी हैं। मतलब अगर हम इस प्रकृति पे राज कर रहे हैं, अगर हम इस ग्रह पे राज कर रहे हैं तो कायदा बनता है। हमारे सोचने की ताकत देखिए, ये पता है, या तो आप अनंत नहीं समझ पा रहे, अगर आपको ये सरप्राइज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आप अनंत के साइज को समझ नहीं पा रहे, आपको अनंत समझ में नहीं आ रहा, आपको यूं लग रहा है कि अनंत बस आपके मोहल्ले के कॉर्नर पे ही अनंत आता है, या तो आप अनंत को समझ नहीं पा रहे कि अनंत कितनी दूर है, कितना 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 दूर होता है अनंत, है ना। अगर आपको वो सरप्राइज नहीं तो आपको लग रहा है कि हाँ कम है। समझो, पहले समझिए कि ये कहां तक जाता है, ये कोई 2 या 4 दिन या 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, ये 2 या 4 या 10 या 15 दिन या 1000 दिन या 50 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, ये है जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ऐसे लाखों लाखों ब्रह्मांड बन भी जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे, तब भी ये खत्म नहीं होगा। इतना है अनंत, अनंत की कल मैंने कहा ना, या तो आप अनंत को नहीं समझ पा रहे कि अनंत कितना बड़ा है, और अगर आप अनंत को समझ पा रहे हैं तो सोचिए, इंसान का दिमाग देखिए, जो चीज कभी खत्म ही नहीं होने वाली उसका भी जोड़ कर पा रहा है। इंसान की पावर देखिए, जो नए खत्म होने वाली चीज का भी जोड़ उसने निकाल दिया, नए खत्म होने वाली चीज जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और जैसे मैंने बताया कि
इस तरीके के जो हमारे ब्रह्मांड है, इस तरीके के हजारों हजारों ब्रह्मांड भी खत्म हो जाए तो भी ये थोड़ा बहुत भी आगे नहीं पहुंचेगा, तब भी खत्म होने का तो नामो निशान नहीं है इसका। इतना बड़ा है ये, इतने समय तक ये चलने वाला है, और उसका जोड़ हमने सिर्फ एक फॉर्मूले में पैक कर दिया, एक फॉर्मूले। अच्छा, अब आप सोचोगे कि नहीं हो सकता है बेवकूफ बनाया हो, बेवकूफ। कैलकुलेटर लेके जोड़ लो, कैलकुलेटर लेके जोड़ लो, दो से ज्यादा आ जाए तो कह देना, जोड़ लो, और 2 से कम आ जाए तो कह देना। कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास, ले लो और अपने परिवार के पड़ोसियों को सबको बिठा के लगा लो, 2 से कम आ जाए तो कह देना, और 2 से ज्यादा आ जाए तो कह देना। 2 से गलत होगा ना, गलत होगा तो 2 से कम आएगा या 2 से ज्यादा आएगा, करके देखो। 2 से कम आ जाए तो कह देना, 2 से ज्यादा आ जाए तो कह देना। हद है यार, इंसान का दिमाग इतना तेज है, इतना तेज है, जो न खत्म होने वाली चीज को भी उसने खत्म कर दिया। ये रोंगटे खड़े करता है, ये इंसानी दिमाग की ताकत को समझाता है कि इंसान में कितनी बड़ी ताकत है। ठीक है, तो ये कमाल है, अद्भुत है। आ जाओ, अब इसको करते हैं 32 की पावर 1, फिर उसमें जुड़ जाएगा, गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, 1/6, 1/36, 1 + 1/6 प्लस 1/36 प्लस डैश 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 डैश। अब देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ऊपर वाले को देखो, ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये जीपी है, बोला हाँ है, 1/6 से गुणा होके चल रही है। अनुपात निकाल सकते हो, अनुपात निकाल के चेक कर सकते हो। आर का मान 1/6 है, 1 से छोटा है, मतलब आप अनंत श्रेणी के योग वाला सूत्र लगा सकते हो, लगा दो। फॉर्मूला है a/1 - r। a का मान प्रथम पद वो है 1, छह ऊपर 5 नीचे, चौसठ। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर माध्य, जैसे समांतर माध्य था, 2 नंबरों को जोड़ो और 2 का भाग दो। गुणोत्तर माध्य निकालना हो, अगर 2 नंबरों का गुणोत्तर माध्य निकालना हो, ए व बी का गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिकल मीन निकालना हो, जिसे हम जीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जियोमेट्रिकल मीन या जीएम। अगर आपको 2 नंबरों का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो दोनों की गुणा करो और अंडर रूट ले लो। यानी यूं समझो कि 2 नंबर है तो उनकी गुणा करो और पावर 1/2 कर दो। इसी प्रकार अगर आपके पास 2 नंबर के बजाय 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो और n नंबर हो, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है? A1 A2 A3 डैश 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 AN हो का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो सबकी गुणा करो, जितने भी संख्याएं हैं सबकी गुणा करो। समांतर माध्य में सबको जोड़ते हैं, गुणोत्तर माध्य में सबकी गुणा करते हैं, उस समय n का भाग देते हैं, इस बार 1/n पावर निकालते हैं। अपना अपना भाई, वो गुणोत्तर माध्य, वो समांतर माध्य, समांतर माध्य जोड़कर n का भाग देता है, गुणोत्तर माध्य गुणा करके 1/n पावर करता है। गुणोत्तर माध्य अपने हिसाब से चलेगा ना, समांतर माध्य के हिसाब से थोड़ी चलेगा, और चलेगा तो फिर तो समांतर माध्य ही हो गया, तो अलग है। तो ये क्या करता है? गुणा करता है, जितने भी नंबर्स है जिनका गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है वो सारे नंबरों की गुणा करेगा और उनकी पावर 1/n कर देगा, तो गुणोत्तर माध्य बन जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। हाँ, 2 नंबरों का निकालना है तो ए बी की पावर 1/2 कर दो, जो आपके नंबर है उनकी पावर 1/2 है तो दोनों की गुणा किया, पावर 1/2 कर दिया। 3 नंबर हुए तो तीनों की गुणा की और 1/3 पावर कर दिया। तो देख लो आपके पास कितने नंबर है ना, नंबर कितने, जीएम आप निकाल रहे हो
कितने नंबर आपके पास है? 2 नंबर है। अगर 2 नंबर है ए बी की पावर 1/2। 3 नंबर है तो तीनों की गुणा की पावर 1/3। 4 नंबर है तो चारों की गुणा पावर 1/4। बस इस तरीके से गुणोत्तर माध्य आपका निकलता है। जितने का भी गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है उतने का निकाल सकते हो। आ जाओ, ऐसे एक सवाल लेते हैं। ये नंबर है, इन नंबरों का गुणोत्तर माध्य बताइए। ये नंबर है, इन नंबरों का गुणोत्तर माध्य बताइए। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेकर 3 की पावर n तक। ये आपके पास n संख्याएं हैं। इन n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? इनका जीएम क्या होगा? इनका जीएम क्या होगा? दिमाग लगाइए, सोचिए, इनका जीएम क्या होगा? तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा? सबकी गुणा करेंगे, पावर 1/n करेंगे। सबकी गुणा करेंगे, सबकी गुणा करेंगे, क्योंकि गुणोत्तर माध्य गुणा करने से आता है। सबकी गुणा करेंगे, कर दी, और गुणा करने के बाद क्या होता है? फिर 1/n पावर लेंगे। सबकी गुणा करेंगे, फिर 1/n पावर करेंगे। हो गया। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, जुड़ गई। 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर n तक हो गया। हम जानते हैं, पढ़ा हुआ फॉर्मूला है कि प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। की पावर 1/n, n से n कट गया, 3 की पावर n+1/2। 3 की पावर n+1/2। आगे आते हैं, बीच में गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराने हो तो, जैसे बीच में समांतर माध्य डाले थे, अब बीच में गुणोत्तर माध्य डालने हो तो दो नंबरों के बीच में, दो नंबरों के बीच में, 1 मिनट, अच्छा गुणोत्तर माध्य डालते हैं दो नंबरों के बीच में। ये नंबर है आपका ए, पहला नंबर ए है, अंतिम नंबर बी है, और इनके बीच में गुणोत्तर माध्य डालने, और इस तरीके से डालने ताकि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। या यूं समझ लो कि बीच में गुणोत्तर माध्य गायब थे, वो निकालने हैं या डालने हैं, बात तो एक ही है। या तो गुणोत्तर माध्य गायब थे, कुछ बीच में गायब थे, हमें पता करना है कि बीच में कौन कौन था। बीच में कुछ गुणोत्तर माध्य थे जो गायब हो गए, वो पता करने की कौन कौन है।
ठीक, अब ये नंबर है, इनके बीच में गुणोत्तर माध्य गायब है, इनके बीच में गुणोत्तर माध्य, 3 गुणोत्तर माध्य गायब है। कौन से हैं वो 3 गुणोत्तर माध्य जो बीच में गायब है? वो गुणोत्तर माध्य कौन से हैं? तो इसके निकालने के लिए याद रखिए, समांतर माध्य में आपने क्या निकाला था? डी। एक बार डी निकल गया तो पूरी समांतर श्रेणी आ जाती है। सेम वैसे यहाँ पर हम आर निकालेंगे क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है, आर का महत्व है, आर निकाल लो। अगर आर निकल गया तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि शुरुआत कहां से हो रही है। नंबर 2, कहां तक जा रहे हैं? ए कौन है, बी कौन है, बीच में कितने माध्य गायब है, कितने माध्य बीच में गायब है, ए कितना है, बी कितना है, एन कितना है, और फिर आर का ये फॉर्मूला लगाओ, आर बराबर बी बटा ए की पावर 1/n+1। बी का मान जैसे 162 बटे ए का मान 2, 1/n का मान 3, 3 और 1 4, ये आ गया 81, 81 की पावर 1/4, 81 यानी 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कट गया, 3 आ गया। आर का मान कितना, 3। अब आर 3 आ गया तो ये लोग सारे पद अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आर आ गया तो सारे आ गए। आर आते ही जैसे आर से गुणा करूंगा, आर कौन है, 3, तो ये हो गया 6, 3 से गुणा करते ही 18, फिर 3 से गुणा करते ही 54, और फिर 3 से गुणा करते ही 62। ये आपके सारे पद आ गए। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर बीच में कुछ गुणोत्तर माध्य गायब हो, आपको निकालने हो, तो इस तरीके से आर का मान निकालो। मैन आर खिलाड़ी है, आर निकल जाएगा तो बीच वाले बस आर से गुणा करते जाओ और बीच वाले सारे के सारे बनाते चले जाओ, बन जाएंगे। ठीक है, सवाल लो। ये रहा -4 और 1/4 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य आपको बताने हैं और उनकी गुणा बतानी है ना, गुणोत्तर माध्य की गुणा बतानी है। पहले तो तीनों गुणोत्तर माध्य निकालो और फिर उनका गुणनफल करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो G1, G2 और G3 है, तीनों निकालो और तीनों की गुणा करो, G1 गुणा G2 गुणा G3, G1 गुणा G2 गुणा G3। तो सबसे पहले आर का मान निकालो, ये 4 है, -4 है, बीच में 3 गायब है, उसके बाद 1/4 है। तो ये सबसे पहला हो गया जो कि ए है, ये बी है, बीच में 3 गायब है, एन का मान 3 हो गया, ये 4 और 1/4 है, माइनस होगा तो मान आएगा ही नहीं, यानी ये प्लस का 4 है, ये यहाँ पर प्लस का 4 है। या तो ये जो पर्सन है, पर्सन के बाद वाला कोमा है, ना कि माइनस वाला, ये 4 प्लस का है। तो ये करेक्शन है, आर का मान हो गया 1/2, आर का मान 1/2। अब 1/2 आने के बाद सारे पद ज्ञात कर लो। आर का मान 1/2 है तो 1/2 से गुणा करने पर ये आ जाएगा 2, फिर 1/2 से गुणा करने पर 1,
फिर 1/2 से गुणा करने पर 1/2। आगे अब तीनों गुणोत्तर माध्य की गुणा कर लो। ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया। क्वेश्चन ने कहा है तीनों की गुणा करो, G1 गुणा G2 गुणा G3। आ गया 1। अब यहाँ पे एक बड़ी सुंदर प्रमेय है जिसका आप आगे से काम में ले सकते हो। एक सुंदर प्रमेय, एक बड़ी शानदार और बड़ी जबरदस्त प्रमेय जो कहती है, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रमेय है जो कहती है ए और बी के बीच में अगर G1 G2 G3 ये गुणोत्तर माध्य हैं, n गुणोत्तर माध्य हैं ए और बी के बीच में, तो इन n गुणोत्तर माध्य का गुणोत्तर माध्य और ए और बी का गुणोत्तर माध्य एक ही होगा। आपके जो बीच वाले नंबर है इन नंबरों का गुणोत्तर माध्य यानी G1 गुणा G2 गुणा G3 गुणा G4 गुणा Gn की पावर 1/n, जो बीच में आपके गुणोत्तर माध्य है उनका गुणोत्तर माध्य, आपके बीच में जो नंबर है उनका गुणोत्तर माध्य और आपके जो किनारे हैं उनका गुणोत्तर माध्य एक ही होगा। जो किनारे वाले जो दो नंबर है उनका गुणोत्तर माध्य भी एक ही होगा। ये हमारी प्रमेय है, कमाल के प्रमेय। ये तो मैं कहता भी हूँ ये चीज, और राजा कह रहा है कि सर आपसे दूर रहना मुश्किल होता है, आपके अलावा किसी और का समझ में नहीं आता, 3 महीने बाद वापस आ गए हूँ। तो ये एक बड़ा कारण होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर आप लोग आईफोन यूज करते हैं या आईपैड यूज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि आईफोन लूट रहा है, आईफोन बहुत पैसे ले रहा है, बहुत महंगा फोन दे रहा है, 70,000 का दे रहा है, 1 लाख का दे रहा है। सुनेंगे ना आप लोग, आपको लगेगा कि हाँ, और फिर आपको वो दूसरा आके दिखाएगा कि ये देखो ये रहा चाइनीज मोबाइल, इससे ज्यादा फीचर्स है इसके अंदर, देखो इससे ज्यादा फीचर्स है, इसके पास कमाल है, इसके पास देखो एप्पल तो ये दे ही नहीं रहा, ये देखो ये तो ये भी दे रहा है, देखो ये तो ये भी दे रहा है। तो आपको लगेगा पहले दस्ते में आपको लगेगा कि यार सही बात है, एप्पल लूट रहा है, बेवकूफ बना रहा है। पता है फिर क्या होगा, जब आप एक्चुअल में एक बार एप्पल यूज करिए, एक बार एप्पल यूज करिए 1 साल, उसके बाद आप दूसरा फोन यूज करिए, आपको वो छोटी छोटी बातें पकड़ में आएंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि वो 70,000 क्यों ले रहा है या वो 1 लाख क्यों ले रहा है। ये जो मोटी मोटी तुलना करोगे ना तब पकड़ में नहीं आती बातें, बातें तब पकड़ में आती जब छोटी छोटी डे बाय डे की बातें तुलना करते हो ना, तब आपको अंतर समझ में आता है। वरना तो आपको लगेगा कि एप्पल कमजोर है, आपके हर फोन जो भी 10,000 वाला फोन है वो एप्पल के 1 लाख वाले फोन को टक्कर देता है, इवन उससे ज्यादा फीचर लेके बैठा है। लेकिन जब बेटा डे बाय डे पे कंपेयर होता है ना, डे बाय डे पे, तब वो अपना करामात दिखाता है, अपनी कमाल दिखाता है कि क्या अंतर है उसके अंदर, है ना। वो आप बड़े बड़े पैमानों पे नापोगे, है ना, बड़े बड़े पैमानों पे नापने से क्या लगता है कि हाँ, अब वो उनको भी पता है कि बड़े बड़े पैमानों पे नापेंगे तो हम जीत जाएंगे। एप्पल दे रहा है 2 GB रैम, वो दे रहा है 4 GB रैम, तो आपको लगेगा 4 GB रैम दे रहा है, एप्पल की 2 GB रैम फार बेटर है बाकियों की 4 GB रैम से। वो मार्केट में टिका हुआ है, मार्केट में जगह बना के बैठा है, तो जरूर कुछ है। लेकिन वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए क्या करना होगा, पहले एक बार इस कोई भी बढ़िया बड़ी कंपनी है उसका प्रोडक्ट यूज करिए, 1 साल यूज करिए और उसके बाद किसी दूसरी कंपनी का यूज करके देखिए, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों में कितना अंतर होता है, क्यों वो कंपनी 1 लाख रुपए पे करती है, क्यों वो 1.5 लाख पे करती है। वरना तो आपको यही लगेगा कि वो आपको लूट रही है, बर्बाद कर रही है, वो 10,000 में दे रहा है और वो देखो 1 लाख ले रहा है, लूट रहा है। ये लूटने का उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप पहले एक बार यूज करके देखो, और डे बाय डे पे आपको वो फर्क समझ में आएगा, है ना। ये छोटा मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही था शुरुआत में। जब मैं पहली बार बहुत पहले एप्पल का फोन लाया था तो मुझे लगता था कि यार एप्पल के फोन में ऐसा क्या है, ऐसा क्या दे रहा है ये आदमी, जो मतलब ऐसा चल रहा है कि ये चल रहा है वो चल रहा है। मैंने 1 साल यूज किया, 1 साल यूज करने के बाद दूसरे फोन पे आया, हाँ दूसरे फोन पे आया तो बारीकियां पकड़ में आने लगी कि यार बंदे ने, उन्होंने उन बारीकियों का ध्यान रखा है। एप्पल बड़ी बड़ी चीजें नहीं दे रहा, वो उन बारीकियों का ध्यान रख रहा है जो कोई और ध्यान देता तक नहीं है, सोचता तक नहीं है, वो उन चीजों का ध्यान रखता है, इस वजह से वो स्पेशल है। यही वो फर्क है ना। तो वो समझाने का, छोटी छोटी क्लासों का फर्क, ये बहुत फर्क है, यही फर्क आता है। बड़े बड़ों में देखोगे तो वो कह रहा है वो देखो प्रैक्टिस शीट दे रहा है, वो देखो वो ये वाली चीजें दे रहा है,
बड़े बड़ों में अंतर नहीं होता, अंतर छोटों में अंतर होता है। एप्पल का मेगापिक्सल आज भी 8 का चलता है या 12 का चल रहा है, शायद 8 या 12 का मेगापिक्सल चल रहा है। और Xiaomi है, उसका 108 का आ गया, 120 का आ गया, उसके 120 मेगापिक्सल आ गए। Xiaomi का 120 मेगापिक्सल आ गया, लेकिन 120 मेगापिक्सल 12 को टक्कर नहीं दे पा रहा। तो वो 12 बोल के भी 12 दे रहा है, वो 120 बोल के भी 120 नहीं दे रहा। आ जाओ, आपस से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात कर रहा था मैं। ये थ्योरम सबसे जबरदस्त है, और आगे हमारे पास एक सवाल भी आएगा इसके ऊपर जब हम बात करेंगे कि ये जो बीच बीच वाले लोग हैं ना, इनका गुणोत्तर माध्य ले लिया जाए, इनका गुणोत्तर माध्य लिया जाए और किनारों वालों का गुणोत्तर माध्य लिया जाए, तो ये बराबर आता है। ये जो बीच वाले नंबर है, बीच में जितने भी नंबर है, इन सबका गुणोत्तर माध्य निकालो। ये बीच में कितने नंबर है, एन नंबर है ना, इन एन नंबरों की गुणा करिए और 1/n निकालिए, बराबर आएगा किनारे वाले नंबरों का गुणोत्तर। किनारे वाले दो ही नंबर है, तो दो नंबर है तो दोनों की गुणा और 1/2 पावर। ये किनारे वाले नंबरों का गुणोत्तर माध्य, बीच वाले गुणोत्तर माध्य बराबर होगा। अच्छा, अब इस केस में भी हम यही कर सकते थे। इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि जो बीच वाले नंबर है उनका गुणनफल कितना होगा। तो ये इस्तेमाल करो, इसी प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस प्रमेय के अनुसार बीच में 3 नंबर है, G1 G2 G3, इन तीनों नंबरों का गुणोत्तर माध्य बराबर होगा किनारे वाले नंबरों का गुणोत्तर माध्य। बीच वालों का गुणोत्तर माध्य बराबर होगा किनारे वालों का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अब हम G1 G2 G3 नहीं निकालेंगे, बल्कि इस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीनों का गुणनफल निकाल लेंगे। हमारे नंबर ले लो, ए और बी कितना है, ए कितना है 4, बी कितना है 1/4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 की पावर 1/2 बराबर 1। अब 1/3 पावर को उधर भेज दो, G1 गुणा G2 गुणा G3 बराबर आ गया 3 पावर हो गया 1 की पावर बराबर आ गया। तीनों का गुणनफल 1 आया। यही हमने प्रमेय से भी निकाला था, यही प्रमेय से निकाला, यही हमने सवाल से निकाला था। तो ये याद रखिएगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि किनारों, कई बार क्या होता है सवाल जानबूझ के पूछता है कि बीच वालों का गुणोत्तर माध्य निकालो, बीच वालों की गुणा निकालो, तो बीच वालों की गुणा मत निकालना, बजाय किनारों का गुणोत्तर माध्य निकाल लेना और फिर उसे चेंज कर लेना। इससे क्या टाइम बच जाएगा। अब यहाँ तो अच्छी बात थी 2 ही थे या 3 थे, यहाँ पे सॉरी 3 थे, अगर 5 होते तो और लंबा हो जाता, ये वाला तरीका लंबा होता चला जाता। 5 होते तो, 7 होते तो, 11 होते तो, 15 होते तो, ये तरीका लंबा होता रहता है, ये लंबा नहीं होता, ये हमेशा उतना ही रहेगा। अगर 3 होते तो बस यहाँ पे 4 होते तो यहाँ 4 आ जाता, 1/4, 5 होते तो 1/5 आ जाता, 7 होते तो 1/7 आ जाता, बस क्या फर्क पड़ता, ये तो उतना ही रहता। इसलिए ये वाला तरीका हम यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हर थ्योरी के हम अंत पे पहुंचने वाले हैं। आ जाओ, हार्मोनिक श्रेणी ये क्या होती है। हार्मोनिक श्रेणी या जिसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। अब कई लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये कोर्स में नहीं है, तो ये कोर्स में है, ये कोर्स में कभी बाहर निकल ही नहीं सकती। जब आपके कोर्स में एपी आ गई तो आपके कोर्स में एचपी आ गई, क्योंकि एचपी अपने आप में कोई श्रेणी नहीं होती। यहाँ परिभाषा में भी आप देखेंगे कि एक श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कब कहते हैं, यदि इसके पदों को व्युत्क्रम कर दिया जाए। जो आपके एपी है, समांतर श्रेणी के पदों को उल्टा कर दिया जाए तो एचपी बन जाती है। तो क्या आपके कोर्स में एपी है? जैसे आपके कोर्स में साइन थीटा है, बोला हाँ है, तो कोसेक भी है। तो साइन है तो कोसेक कैसे हुआ? साइन है तो 1/sin तो करोगे, गुणा भाग तो होगा ना, मतलब गुणा भाग है। साइन थीटा आपके कोर्स में है, गुणा भाग आपके कोर्स में है, तो 1/sin थीटा वो भी आपके कोर्स में हो गया, वही नाम कोसेक थीटा है। तो फिर कोसेक थीटा क्या मेरे कोर्स में नहीं है, नहीं है तो कोसेक थीटा अपने आप आपके कोर्स में आ गया। साइन थीटा अगर आपके कोर्स में है और जोड़ बाकी गुणा भाग आपके कोर्स में है, तो कोसेक थीटा भी आपके कोर्स में खुद चल के आ जाएगा, जैसे हरात्मक श्रेणी। तो ऐसे ही जैसे एपी है, एपी को उल्टा करना है, खाली एपी को उल्टा करते ही एचपी तैयार होगी। देखो ये एपी थी, एपी को उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया, रिसिप्रोकल कर दिया। व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल लो इसका।
पहले एक एपी लो, दो 5 8 11 14 डैश एचपी, इन्हीं को उल्टा करना है, 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 एंड डैश डैश। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि दोनों को, अगर एपी को पलटोगे आप तो आपके एचपी बनेगी, और एचपी को पलट दोगे तो वापस से पलटने पर एपी बन जाएगी। अगर एपी को पलटते हो तो एचपी बन जाएगी, एचपी को पलटते हो तो वापस एपी बन जाएगी। और हमारे पास इस वजह से एक फायदा हो गया कि हमें एचपी हमें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ एपी पढ़नी है। हम सिर्फ जब भी कोई सवाल एचपी का अगर आता भी है तो भी हम एचपी से कर ही नहीं सकते, क्योंकि एचपी में कोई गुण ही नहीं है। एचपी तो खाली एपी की उल्टी है, तो हमारे पास एचपी का कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है। इसीलिए जब भी कोई एचपी का सवाल आता है हम पहले उसको पलटते हैं, एपी बनाते हैं, फिर एपी के हिसाब से सॉल्व करते हैं और फिर बाद में वापस पलट देते हैं, बाद में उसको वापस पलट देते हैं, बस। तो कुल मिला के सवाल हो तो रहा होता है एपी में, एचपी में तो कुछ नहीं हो रहा। एचपी में खाली पूछा जाता है, हल तो एपी में ही करना पड़ता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो कोई भी एपी एचपी का कोर्स में होना या ना होना मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि कुल मिला के जो कुछ भी करने वाले वो एपी के साथ करने वाले, ना कि एचपी के साथ। एचपी तो सिर्फ नाम का है, जैसे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा सिर्फ नाम का है, एक्चुअली वो है तो साइन थीटा ही, सही है। ये तो सिर्फ कोसेक थीटा सिर्फ नाम का है, बाकी क्या है, जब भी कोसेक आता है आप 1/sin लिख देते हो, वो नाम चल रहा है उसका। देखो समझो सवाल को कैसे करते हैं। जैसे ये श्रेणी है, क्वेश्चन ने कहा है कि हरात्मक श्रेणी है, क्वेश्चन ने कहा है कि एचपी है, ठीक है, ठीक है भाई, एचपी है। पहले ढंग से लिख लो, 2,4 और 1 5 5/2 3 3 9 10 10/3 डैश 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 डैश, ये एचपी है, ठीक है। एचपी में तो सॉल्व होता नहीं है, एचपी में तो सॉल्व होता नहीं है, एपी में सॉल्व करो। एपी में करोगे तो 2 का उल्टा 1/2, 5/2 का 2/5, 3/10, 1/2 2/5 3/10, दो 1/2 5/2 2/5 10/3 3/10 एंड डैश डैश। अब आपके क्या बन गया, एपी बन गया। एपी वाला तरीका लगा के पांचवा पद निकाल लो, पांचवा पद a + 4d, a का मान 1/2, d का मान T5, दस 4 5 -1/5 लघुत्तम लेने पर 10 4 5 -1/10। T5 बराबर 1/10। अच्छा पलटना भी है, हाँ ये पलटना है क्योंकि ये एपी का आया है, ये एपी का आया है ना कि एचपी का। अब बाद में इसको एचपी में वापस बनाना है, ये गलती हो जाती है, भूल जाते हैं लास्ट में। एचपी का पांचवा पद है ना, इन सवालों में ये ज्यादातर ये ट्रिक यूज की जाती है कि लास्ट में बंदा वापस पलटना भूल जाता है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो एपी का आएगा,
है ना, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो एपी का आएगा, क्योंकि आपने एपी में चेंज किया ना, एपी में चेंज किया तो जो उत्तर आएगा वो भी एपी का आएगा। आपको तो उत्तर एचपी में बताना, क्योंकि सवाल तो एचपी का था ना, ओरिजिनल सवाल तो एचपी का था, तो आंसर वापस एचपी में जाना चाहिए। तो 1/10 को पलटो 10 आएगा, तो आंसर आएगा 10, ना कि 1/10। ये वाली जो है ना लास्ट वाली गलती, ये लास्ट वाली गलती इन सवालों में आमतौर पे हो जाती है। क्यों, हम एचपी को एपी बना के सोल्व तो कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं लास्ट में कि वापस भी बदलना है, क्योंकि सवाल तो एचपी का ही है ना, ओरिजिनल सवाल तो एचपी का ही है, ओरिजिनल सवाल तो एचपी का है, ना कि एपी का। एपी तो हमें बनानी पड़ी, मजबूरी थी कि एचपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो एपी में कन्वर्ट करके एपी में सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करते करते यही भूल गए कि वापस एचपी जाना है, तो वापस एचपी जाना भूल जाते हैं, और यही 1/10। और बाकायदा इसको टारगेट करने के लिए ऑप्शन होता भी है, दिया हुआ है, जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया जाता है ताकि ये गलती कोई भूल जाए, लास्ट में जल्दबाजी होती है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर आने लगता है आप में जल्दबाजी और बढ़ जाती है ना, अंतिम समय में तो और ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है। अभी मैं ही टिक करने वाला था, बाल बाल बच गया। अगला सवाल है, एक हरात्मक श्रेणी है जिसका 7वां पद 1/10 है, 7वां पद 1/10 है, 7वां पद निकालोगे 1/10 आएगा। देखो याद रखिए एचपी की बात कर रहे हैं, एचपी की बात कर रहे हैं, है ना, 7वां पद 1/10 आएगा, 12वां पद 1/25 आएगा, 7वां पद 1/10, 12वां पद 1/25। हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा एचपी में नहीं गलती होती हमसे, आप अपनी जगह देखिए, हमसे ज्यादातर गलतियां अंतिम के 5 सेकंड में होती है, अंतिम 5 सेकंड में हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। जो अंतिम होता है ना, कोई भी चीज का देख लीजिए, कोई भी चीज में देखिए आप कहाँ गलतियां करते हैं, आप गलतियां शुरुआत में नहीं करते, आप आमतौर पर जो गलतियां करते हैं वो हमेशा लास्ट के टाइम पर करते हैं। पता नहीं क्या होता है कि हम लास्ट के टाइम में जल्दबाजी दिखाते हैं, हमें ये लगता है कि बस नतीजा आने वाला है, बस परिणाम आने वाला है, बस होने वाला है, और वहां पे हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और वो स्पीड जो होती है वो हमारे कई सवालों को ले बैठते हैं। अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट जरूर दीजिएगा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये तभी समझ में आएगी जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट दोगे और फिर उसका मूल्यांकन करोगे तो आप पाओगे कि आपके जो भी सवाल गलत हुए, मान लीजिए 5 गलत हुए, उन 5 में से 2 सवाल अंतिम समय में गलत हुए, अंतिम समय में। या तो आपने मान लीजिए ए निकाला, आपने 1/37 निकाला और टिक लगा दिया 1/41 के, या फिर 1/37 को 1/36 लिख दिया। ये जो अंतिम 5-10 सेकंड है जहां पे एकदम लास्ट में उत्तर आता है, वहीं ज्यादातर गलतियां हमसे होती है, और उसका होने का कारण ये है कि हमें लगता है कि बस आ गया, फटाफट टिक करो, जल्दी से निकलो, है ना। जैसे स्कूल में होता था, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है दुर्घटनाएं कम होती है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, देखा आपने। इसीलिए ज्यादातर जो छोटे बच्चों के स्कूल है उनमें देखिए कि छोटे बच्चों को जब छुट्टी होती है तो लाइन बना के रखा जाता है। उसका बड़ा कारण ये होता है कि छुट्टी जब होती है तो बच्चा अचानक से बेकाबू होकर बाहर निकलता है, लेकिन जब वो आता है तब इतना बेकाबू नहीं होता, क्योंकि उसे पता है स्कूल के अंदर जाना है, तो आराम से धीरे धीरे चलता है, एकदम धीरे धीरे। सुबह जब वो स्कूल जाता है तो एकदम धीरे 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 चलता है, लेकिन जब छुट्टी होती है, इसलिए स्कूल वालों ने ये परंपरा बना रखी है, जब आप जाते हैं तब कोई लाइनें नहीं बनाते, लेकिन जब आपकी छुट्टी होती है तो लाइनें बना के होती है ना। बीएड में पढ़ते होंगे आप लोग ये चीजें। तो आज 7वां पद 1/10 है, एचपी है, हमें इसको एपी में लाना पड़ेगा। हमें एपी में लाना पड़ेगा। देखो एचपी का 7वां पद 1/10 है, तो एपी का कितना हो जाएगा, 1/10 है तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही 12वां पद 1/25 है, तो एपी में 12वां पद 25 हो जाएगा। 7वां पद 10 हो जाएगा और 12वां पद 25 हो जाएगा। 20वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए। ठीक है, 7वां पद समांतर श्रेणी का 7वां पद होता है a+6d, 12वां पद a+11d। दोनों को सॉल्व कर लो, ए और डी का मान निकालो।
ये हो गया, ए कट गया, माइनस का 5d माइनस का 15, d बराबर 3। d का मान 3 रखने के बाद a का मान आ जाएगा 18 माइनस का 8। ठीक है, अब हमें कौन सा निकालना है? 20वां निकालना है, 20वां। पद a प्लस 19d, a का मान -8, d का मान है हमारा 3। उनचास। लेकिन याद रखो ये एपी का है, फिर से वही बात है, ये एपी में आया है, हमें जाना है एचपी में, क्योंकि सवाल तो एचपी का था ना, और जो सवाल पूछा गया वो एचपी का 20वां पद पूछा गया। हो गया 1/49, 1/49। ठीक है, किसी हरात्मक श्रेणी का पीवां पद, हरात्मक का है, हरात्मक का है, एचपी का है, एचपी का पीवां पद क्यू है, वह क्यूवां पद पी है। तो पी गुणा क्यूवां पद क्या होगा?